तो गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले दिन का मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। 20 दिसंबर का जो सीपीआर था वो नैरो सीपीआर था, तो इसका मोमेंटम बहुत फास्ट आने वाला था, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। ओपनिंग हुई थी इनसाइड रेंज के अंदर में, जो कि बेस्ट थी। अगर इनसाइड रेंज में खुलता है तो हमको एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ में हो। यहाँ पे जो ओपनिंग कैंडल बनी थी ये रेड बनी थी। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ना, मैं थोड़ा अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। क्या आप लोग बता सकते हैं पहला कैंडल रेड ही क्यों बना? सेलिंग प्रेशर था क्या सर? सेलिंग प्रेशर नहीं था। देखिए, जब ना हम सर रिट्रेस किया था क्या? नहीं 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 नहीं, जब भी ना ऑप्शन चेन ओपन करेंगे ना आप, तो आपको ना एट द मनी का कॉल और पुट का डिफरेंस अगर ना फ्राइडे वाले दिन में ज्यादा दिखे कि कॉल का प्राइस एकदम ओवर वैल्यू है, पुट एकदम अंडर वैल्यू है, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ, जो ओवर वैल्यू होगा वो मार्केट खुलते ही सेटल होने की कोशिश करेगा। तो जैसे अभी देखिए, ये कॉल ओवर वैल्यू दिख रहा है, पुट अंडर वैल्यू दिख रहा है। तो वैसे फ्राइडे वाले दिन भी था कि जब भी मार्केट ओपनिंग होती तो कॉल अगर ओवर वैल्यू है तो वो गैप अप खुलने के बावजूद भी वो डीके हो जाता है, क्योंकि सेलर को क्या चाहिए? प्रीमियम हाई चाहिए, और प्रीमियम किसका हाई है? कॉल का हाई है। कॉल का। इसलिए मार्केट खुलते ही रेड कैंडल दिखाता है। तो ये कहीं पे नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक है जो पहले ही पता होना चाहिए, सेलर हैं या बायर हैं उस केस में। सर रिपीट दिस पॉइंट प्लीज। अगर ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं हम कल के दिन का, अगर आप कॉलर पुट का चार्ट देखेंगे फ्राइडे वाले दिन का, तो ओके। मतलब फ्राइडे मार्केट खुलने से पहले की बात कर रहा हूँ ना, 8 7 बजे करीब। आप देखिएगा कॉलर हाँ पुट हाँ। का जो चार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस पे था। कॉल बहुत ज्यादा ओवर प्राइस पे था और पुट बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू था। इसी वजह से मार्केट ओपन ओके। हुआ, पहला कैंडल रेड बन गया। जितेश जी, ये ट्रिक सिर्फ फ्राइडेज के लिए है? नहीं, कई बार ये दूसरे दिनों के लिए भी लागू रहता है ना, लेकिन फ्राइडे के दिन में क्या प्रीमियम सबसे ज्यादा हाई है, तो प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए ना तो फ्राइडे ज्यादा रहता है। ठीक है जी। ओके यस सर। अब आते हैं हम एनालिसिस पार्ट ये में। ओपनिंग के प्राइस के आसपास का ही प्रीमियम देखना पड़ेगा ना, कॉल और पुट दोनों का। हाँ, आप एट द मनी का देखिएगा ना। आपको एट द मनी का कॉल और पुट को देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे R1 का जो प्राइस है कॉल का, अगर देखेंगे तो लगभग 250 के आसपास कुछ चल रहा था। और अगर वही S1 का प्राइस देखेंगे तो वो कितना चल रहा था? मुश्किल से 135 के आसपास कुछ चल रहा था। मतलब देखा जाए तो सीधा सीधा 180 170 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था दोनों के बीच में, सेम लेवल का। अगर R1 का कॉल ले रहे हैं और S1 का पुट ले रहे हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सेम सेम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इसी वजह से मुझे लगा कि पहला कैंडल जो बनेगा ना वो रेड बनेगा। वैसा ही हुआ, तो चलिए ठीक तो है। रेड कैंडल का मतलब हुआ कि मार्केट फॉल करने जा रहा है। पहला कैंडल रेड है तो इसका मतलब ये अज्यूम कर पहला सकते हैं। कैंडल ना सेटल करेगा, कॉल और पुट का जो प्राइस है ना उसको सेटल करेगा। नहीं, इससे ये भी हमें इशारा मिलता है कि मार्केट आज थोड़ा गिरने वाला है। हाँ, वो ना आपको कैसे पता चलेगा? आप ऑप्शन चेन में देखेंगे कौन सा प्राइस सीपीआर के ऊपर खुला है। जो सीपीआर के हाँ, ऊपर खुला है वो ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करे, सीपीआर के जो नीचे खुला है नीचे जाने की कोशिश करे। ये तो 1 मिनट का हुआ ना, सीपीआर के ऊपर जो जा रहा है वो 1 मिनट का सेटअप है। हाँ हाँ 5 मिनट्स का फर्स्ट रेड कैंडल 5 मिनट्स का बनता है तो हाँ अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, वो तो सेटअप बताएगा ना, डेज ओपन, सीपीआर और वीवैप, ये तीनों कॉम्बिनेशन में बताएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज का एनालिसिस हम चालू कर देते हैं। पहला कैंडल रेड बना था जो कि सीपीआर को डिसेसिवली बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर रहा था, लेकिन आप कैंडल को देखेंगे तो इसमें नीचे की तरफ में भी वीक आ रहा था। वीवैप के ऊपर 20 EMA की लाइन है, तो अगर हम नीचे की तरफ में जो भी पोजीशन बनाते वो स्कैल्पिंग बनाते, बड़े टारगेट एकदम से नहीं ले सकते थे। तो अगर एंट्री अब फर्स्ट कैंडल पे कर रहे हैं तो सेकंड कैंडल पे एग्जिट भी बनता था। और फिर अगर थर्ड कैंडल हमको वीवैप से टच करके वापस आकर के क्लोज दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? जब इस कैंडल के नीचे जाएगा प्राइस तभी हम एंट्री बनाएंगे वापस S1 प्रीवियस लो की तरफ में, जो कि यहाँ पे हुआ नहीं। यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो अब अगला कैंडल फिर से देखेंगे कि कौन सा बन रहा है। अब ये कैंडल वीवैप को डिसेप्टिवली ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ में। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे, हमको देखना है कि सीपीआर ब्रेक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि है ये डिसेंडिंग सीपीआर, तो सीपीआर से रिजेक्शन का काम कर सकता है। तो जो कैंडल नेक्स्ट वाली बनी थी 9:35 का कैंडल, ये डेज ओपन को भी डिसेसिवली बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक करी थी। तो पहला कैंडल का जो हाई है जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ऊपर की तरफ ही मान नहीं सकते। और पहला कैंडल का हाई ब्रेक हो गया था
9:35 का कैंडल पे ही ब्रेक हो गया था, तो हमारे पास में मौका नहीं था तुरंत ट्रेड लेने का। अगर 1 मिनट के सेटअप पे देखेंगे तो ट्रेड मिल जाता है, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से तो ये कैंडल पूरा ही R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में क्लोज दे दिया। तो डिसेंडिंग सीपीआर होने के चलते यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल मिल गया था हमको ऊपर की तरफ में। और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसका ऊपर वीक नहीं था, इसलिए अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो ये कैंडल हमको मिल जाता। बट अगर बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है, उसके बाद आपकी एंट्री हो रही है, तो आप ना पहले छोटा टारगेट लीजिए, वापस जब पलट के नीचे आके एक सपोर्ट लेगा तब फिर आप ऊपर की तरफ में ट्रेड अच्छे से बनाइए। क्योंकि ये जो कैंडल बना है 9:35 का कैंडल, ये अकेला 100 पॉइंट्स का है, उसके बाद का कैंडल 13 पॉइंट्स का। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इसका जो रेंज आ रहा है प्राइस का, देखिए 135 पॉइंट्स का हो गया है। तो इतना बड़ा कैंडल के बाद में रिट्रेसमेंट तो आता है, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आया है ये पूरा नीचे की तरफ में मार्केट को खींच दिया है, कहीं से सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखा। और वीवैप और 20 में का कॉम्बिनेशन को ये वापस नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया। इसी वजह से अब जैसे ही सीपीआर के नीचे और डेज ओपन के नीचे वापस चला गया, हमारा नेक्स्ट टारगेट वापस S1 प्रीवियस डे लो हो जाएगा। लेकिन ये भी जो कैंडल बना है वो बहुत इंस्टेंट और बहुत तेजी के साथ में बना है। ऑप्शन के प्राइसिंग में हम इसको देखेंगे कि यहाँ से क्यों पलटा, अब ये प्राइस फिर से नीचे की तरफ पे खींच दिया और S1 प्रीवियस डे लो तक चला गया, तो हम इतने बड़े कैंडल पे तो एंट्री नहीं करेंगे, हम वापस रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि एक रिट्रेसमेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बना है सेकंड कैंडल ऊपर और नीचे वीक छोड़ा है, अगर इस कैंडल का ऊपर जाता तो ऊपर की तरफ लेते और इस कैंडल के नीचे जाता नीचे की तरफ में लेते, है ना। तो जो ये वाला कैंडल बना है 9:55 का कैंडल, ये नीचे की तरफ में क्लोजिंग दिया और इसमें नीचे की तरफ वीक नहीं है। तो जब ऐसा कैंडल बने कि इसमें नीचे की तरफ में वीक नहीं है, तो आप एक ट्रेड बना सकते हैं, छोटा सा बनाएंगे, और जैसे ही आपका S2 लेवल अचीव हो गया आप ट्रेड को छोड़ देंगे। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर R1 प्रीवियस डे हाई से जितना ऊपर की तरफ में गया है उतना ही प्राइस नीचे की तरफ में जाता है, तब फिर हमको वहीं तक के ट्रेड लेना है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है कि एक हाई और लो का लेवल को तोड़े। तो यहाँ पे आप देखेंगे वीवैप और 20 में अभी भी ऊपर ही की तरफ था, इसी वजह से ये S2 से जो बाउंस हुआ है वो बहुत तेजी के साथ में बाउंस हुआ है। अगर S2 तक का ट्रेड बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कैंडल का जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत मायने रखता है, जैसे ये वाला कैंडल इसके नीचे वीक नहीं था, तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बन सकता था पुट के ऑप्शन में देखते हुए। फिर S2 के तरफ से फिर से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको छोड़ देना। और वैसे भी वीवैप और 20 में का कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर S2 लेवल पे ही मिला था, तो यहाँ पे दूरी ज्यादा हो गई थी, तो ये पलट के वापस आना ही था। जब पलट के वापस आएगा और फिर एक रिजेक्शन होगा तब फिर हम देखेंगे कि कहाँ से लेना है कहाँ नहीं लेना है। तो ये जो पलट के आया है वो सीधा सीपीआर तक के ले लिया है, तो यहाँ वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन जो था उसको भी तोड़ करके सीपीआर की तरफ में चला गया। तो अब यहाँ पे ट्रेड को हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि इसका हाई ना ब्रेक हो जाए या इसका लो ना ब्रेक हो जाए। तो ये जो कैंडल बना है नीचे की तरफ में, ये अवॉइड वाला ट्रेड था, है ना, इस जगह को अपन को छोड़ देना है। आपको ट्रेड किस तरीके का बनाना है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ब्रश कहाँ है, ये ब्रश। यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, ठीक है, अब फिर ऐसे नीचे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ये इसका हाई बन गया, जब तक अपने हाई को, ये वाला रिसेंट हाई है और ये रिसेंट लो है, इसके बाद का जो हाई और लो है उसको भी फॉर्म होने देना है। तो इसके बाद का हाई कौन सा हुआ, ये वाला जगह, तो इसको हम मार्क कर दिए यहाँ पे। इसके बाद का जो लो है वो ये वाला लेवल, ठीक है। तो अब ये रिसेंट हाई लो कौन सा बन गया, ये वाला। मैंने बताया ना कि जब अपना टारगेट तक पहुंच जाता है उसके बाद जो मोमेंटम आएगा वो तभी आएगा जब उसके नीचे या ऊपर चला जाए। तो इसका जो पहला वाला हाई था वो ये वाला बनाया था, और इसका अगला वाला जो हाई था वो ये वाला बनाया था। तो ये फर्स्ट हाई लो बनाया था, उसके बाद सेकंड हाई लो ये बनाया। तो जैसे ही इसका जो लो है ये वाला कैंडल जब ब्रेक होता है, तब फिर हमको नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान करना है। और जैसे ही ये लो ब्रेक होता है हमको ये पहला स्विंग लो पे प्रॉफिट बुक करना है। और अगर ये पहला स्विंग लो पे आने के बाद में एक रेड कैंडल बना देता है, तोड़ देता है उस स्विंग लो को, तब आपको फर्दर नीचे की तरफ में ट्रेड बनाना है। S3 तक बना करके छोड़ दो अपना ट्रेड को, ज्यादा बेटर है। ज्यादा लंबे टारगेट लेने के चक्कर में कई बार लॉस भी हो जाते हैं, क्योंकि जब वीवैप से दूरी हो जाए,
यहाँ पे वी वैप और 20 में का कॉम्बिनेशन तो नीचे की तरफ में इशारा दे रहा था, लेकिन हमको एक सूटेबल टारगेट मिल जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, हमको एग्जिट कर देना है। और यहाँ पे S3 का जो लेवल है बड़े कैंडल से ब्रेक कर देता है। तो आपको ऐसे जगह पे एंट्री नहीं करना जहाँ पे 20 में से दूरी ज्यादा हो। अगर 20 में से दूरी ज्यादा हो तो वहां पे छोड़ दीजिए, वापस पलट के आएगा वो। पलट के आने के बाद में फिर जैसे ही 20 में से टच करेगा फिर नीचे की तरफ में आएगा। यहाँ पे 20 में को नीचे की तरफ में टच नहीं किया है। ऑप्शन चेन में जाकर के देखना है कि कहाँ पे एंट्री वाकई में मिल रही थी, कहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो मैं S3 लेवल तक का ट्रेड बनाता हूँ, उसके बाद थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। नीचे की तरफ में जो भी ट्रेड बनाना है उसको सिंगल लॉट पे एक स्टॉप लॉस डाल करके भले ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जब पास आ जाए कैंडल तभी करना है ना। तो ये कितना पास आएगा और आएगा भी नहीं, इसको हम ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में कॉलर पुट का जो चार्ट है 23,900 का ही लगा करके रखा है, क्योंकि 23,900 के आसपास का मार्केट खुला था। ये 23,960 के आसपास खुला था। तो कॉलर पुट का जो चार्ट है उसी को लगा करके रखा है मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल है वो सीपीआर के नीचे खुला है और पुट है वो सीपीआर के ऊपर खुला। ऑप्शन के प्रीमियम में मैंने देख लिया था कि जो भी अगर कॉल ऊपर भी खुलता है तो भी वो एक रेड कैंडल बनाता है, क्योंकि कॉल ओवर प्राइस था कल के दिन, उस दिन। अब यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन है रेड बना और S1 प्रीवियस डे लो से सपोर्ट ले लिया था, और वी वेब की लाइन जो है नीचे आ रही थी और ईएमए की लाइन ऊपर आ रही थी। लेकिन जो ईएमए की लाइन है ये फॉलिंग चैनल बना रहा था। और पुट में देखेंगे सीपीआर के ऊपर में एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होगा, लेकिन ये कैंडल R1 प्रीवियस डे हाई को भी टच कर दिया था। तो दोनों का सिनेरियो सेम हो गया, कॉलर पुट एक साथ अच्छे से रिएक्ट कर रहा था। तो हमको देख लेना है कि अब जो ईएमए है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि ईएमए किस तरह हमको दे रहा है मोमेंटम। तो यहाँ पे ईएमए एक राइजिंग चैनल पे था और यहाँ पे ईएमए एक फॉलिंग चैनल पे था। तो हमको ये समझ जाना है कि जब तक ये फॉलिंग चैनल क्रॉस ओवर नहीं दे देता तब तक हमको कॉल साइड में ट्रेड नहीं बनाना है। और अगर पुट में ट्रेड बनाना है तो उसमें भी ईएमए की लाइन जो है सीपीआर या फिर वीवैप के ऊपर आनी चाहिए, तब फिर ट्रेड बनेगा सही से। ये वाला कैंडल है कॉल में, ये 9:21 का कॉल। यहाँ पे आपको पुट में देख लेना है कि वो वीवेब को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे वीवेब को क्रॉस कर रहा था, ये वाला कैंडल 9:21 का कैंडल वीवेब को क्रॉस कर रहा था नीचे की तरफ में। लेकिन नीचे क्या आ रहा है सीपीआर। अब यहाँ देखेंगे असेंडिंग सीपीआर का केस है। तो जब भी असेंडिंग सीपीआर का केस होता है तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है, और पहला कैंडल ये बता दिया कि ये तो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये जब सीपीआर जब तक ब्रेक नहीं हो जाता नीचे की तरफ में तब तक के पुट में सेलिंग नहीं आएगी और कॉल में बाइंग नहीं आएगी, है ना। और ये फॉलिंग चैनल है कॉल में, इसी वजह से इस जगह को थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना है। यहाँ कॉल में कब एंट्री मिली थी, इस कैंडल पे 9:36 का जो कैंडल है वो 34 ईएमए और वी वेब को पूरी तरीके से ब्रेक करके ऊपर की तरफ में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। यहाँ कॉल में एंट्री दिखा रहा था और पुट में सेम सीपीआर को ब्रेक करता हुआ कैंडल था। तो हमको सीपीआर को ब्रेक करना है नीचे की तरफ में। अगर सीपीआर नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। फिर पुट में अगर सीपीआर को ब्रेक कर रहा है तो वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, S1 प्रीवियस डे लो। तो अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो S1 प्रीवियस डे लो तक के जाएगा ये वाला। तो वैसे ही सेम अगर कॉल में एंट्री यहाँ पे हो रही है तो वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, सीपीआर और फिर नेक्स्ट R1। अब यहाँ कॉल में आप देखेंगे कि प्रीवियस स्विंग जो हाई है या प्रीवियस स्विंग का जो क्लोज है वो कहाँ पे आ रहा है, इस कैंडल पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ना तो इस स्विंग के हाई पे हम एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो कैंडल है वो कैसा बन रहा है। अब सीपीआर को ब्रेक किया है तो ये S1 प्रीवियस डे लो जाएगा। तो अगर ये स्विंग हाई को वापस से एक ग्रीन कैंडल ब्रेक कर देता है तब आप फिर से यहाँ पे एंट्री लेंगे और फिर ये नेक्स्ट कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये जो पुट में S1 प्रीवियस डे लो कहाँ पे टच किए, 9:43 का कैंडल। 9:43 के कैंडल के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे एंट्री लिए या तो पहला यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो यहाँ पे बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों में से। अब इसका जो ईएमए का एक्सपेंशन है वो हो चुका है। जब ईएमए का एक्सपेंशन हो चुका है तो हम वहां पे ट्रेड को अवॉइड करते हैं, वापस श्रिंक होने देंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे, ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ एक और रूल आता है कि असेंडिंग सीपीआर का केस है और यहाँ पे जो 9:43 का कैंडल पुट में बना है ये S1 प्रीवियस डिलो से हैमर कैंडल बना है। मतलब एज पर रूल यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ हैमर कैंडल है तो हैमर कैंडल के टॉप में हम एंट्री करके इसको स्टॉप लॉस छोटा सा मार के ऊपर की तरफ में ले सकते हैं। ये प्रो ट्रेडर्स लोग करते हैं। अगर आपको एंट्री करना है तो आपको वीवैप और ईएमए का कॉम्बिनेशन जरूरी है।
यहाँ R1 प्रीवियस डे हाई को नीचे की तरफ में रेड कैंडल में ब्रेक कर दिया। अब देखेंगे डिसेंडिंग सीपीआर का केस है, तो जब कॉल डिसेंडिंग सीपीआर है और R1 प्रीवियस डे हाई को ऊपर से नीचे की तरफ में रेड कैंडल बना के ब्रेक कर दिया है, तो उसके नीचे जाने की टेंडेंसी रहेगी। और यहाँ पे हैमर कैंडल बता दिया था कि ऊपर की तरफ में जाएगा। अगर इस ट्रेड को नहीं बना पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको देखना है कि अब वीवेब के ऊपर में कौन सा जाने वाला है। यहाँ पे वीवेब के ऊपर था लेकिन पूरा कैंडल रेड रेड बना करके नीचे आएगा, तो कौन सा कैंडल वीवेब को डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है। 9:48 का कैंडल कॉल में डिसाइसिवली नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा था। तो वैसे ही पुट में आप देखेंगे सीपीआर के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था और ये वीवेब को भी ब्रेक कर रहा था। भले इसमें वीक आ रहा है लेकिन ये सीपीआर के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। इसके पहले में कोई भी कैंडल सीपीआर के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया था इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल को तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जैसे ही ये वीवेब के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, हमारी एंट्री यहीं पे बन जाएगी, क्योंकि हमको वीवेब के पास में ही एंट्री करना है ना। यहाँ पे फॉल होने के फुल चांसेस थे और यहाँ पे राइज होने के फुल चांसेस थे, इसी वजह से यहाँ पे एंट्री बना के ये वाला पूरा कैंडल आप लोग ले सकते हैं प्रॉफिट, है ना। R1 प्रीवियस डे हाई तक का हम प्रॉफिट ले सकते हैं। अब ये प्रॉफिट लेने के बाद में अब यहाँ पे भी ईएमए से दूर आ गया है कैंडल, तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट लेने के बाद में आपको लगता है कि वापस एटीएमए पे आएगा, आने दीजिए, एटीएमए के पास में आएगा तब फिर एंट्री करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे R1 प्रीवियस डे हाई को डिसाइसिवली बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे S1 प्रीवियस डे लो को डिसाइसिवली नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया है। यहाँ वाला सिनेरियो मैंने आपको बताया है 23,900 का कॉल में कि R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा था ऊपर की तरफ में, लेकिन पुट में वो ब्रेक नहीं हुआ था S1 प्रीवियस डे लो। लेकिन इस कैंडल पे 9:49 के कैंडल पे पुट के साथ में वो सिनेरियो नहीं बन रही थी जो कॉल में बन रही थी। पुट R1 प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक कर दिया था और कॉल S1 प्रीवियस डे लो को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ में। इसी वजह से इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी बहुत क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए, उसके बाद फिर आपको देखना है एटीएमए के पास कब आएगा। जैसे ही एटीएमए के पास में ये वाला कैंडल आया 9:56 पे, आप यहाँ पे एंट्री करके नेक्स्ट टारगेट R2 का ले सकते हैं। और एक बार आपने ये टारगेट अचीव कर लिया R2 का, उसके बाद में ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से ईएमए जो है एक्सपैंड हो गया है। जहां पे एक्सपेंशन हो गया वहां पे एंट्री अपने को करनी नहीं है, वापस श्रिंक होने का वेट करना है। श्रिंक होने के बाद फिर अपन को देखना है कि एंट्री कहाँ पे मिल रही है कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके का ट्रेड था। अब उसके बाद में ये वाला जो जगह है पूरा जंबल किया है, तो इस जंबल में आप कैसे बच सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिनेरियो। यहाँ पे आप देखेंगे पुट में पूरा ईएमए का क्रॉस ओवर नीचे की तरफ में हो गया है। आप यहाँ पे 8 और 13 ईएमए को देखेंगे तो ये क्रॉस ओवर कहाँ पे हो गया था, इसी जगह पे इस कैंडल पे 10:57 पे क्रॉस ओवर हो गया था ईएमए का। 8 ईएमए और 13 ईएमए पुट में क्रॉस ओवर हो चुका था। इसी वजह से जब तक इसका क्रॉस ओवर अपसाइड में नहीं आता, यानी 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता, तब तक के ऊपर का ट्रेड हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नहीं, और इस जगह पे जो क्रॉस ओवर हुआ था वो ऐसा क्रॉस ओवर था कि वी वेब के नीचे पूरा ईएमए की लाइन आ रही थी। जब तक वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन आ रही है तब तक हम यहाँ पे तो ट्रेड नहीं बनाएंगे अच्छे से। यहाँ पे अब वी वेब के आसपास आकर के ये वापस बाउंस करने की कोशिश किया था, लेकिन अगर कॉल में देखेंगे तो कॉल में ईएमए का क्रॉस ओवर नीचे हो गया था और एक वी वेब के ऊपर में जा रहा था प्राइस, है ना। तो अगर वी वेब के पास में जा रहा था तो टेंडेंसी क्या होगी, सीपीआर पे जाने की होगी। लेकिन अगर इस कैंडल को देखेंगे 10:19 का कैंडल, ये पुट में सीपीआर के आसपास ही एकदम से आ गया था, तो इस जगह पे ट्रेड बनाना थोड़ा सा रिस्की था। हम देखेंगे कि ये वापस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में, तो वापस जब बाउंस होगा तो हमको देख लेना है कि कॉल में जब रिजेक्ट होगा तब पुट में भगेगा वो। तो पुट में 8 और 13 कॉम्बिनेशन तो हमको बता नहीं रहा था कि वीवर की तरफ में भगेगा, क्योंकि ऊपर में जो ये 8 और 13 का क्रॉसओवर हुआ नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे ट्रेड को। ट्रेड हम कहाँ बनाएंगे, जब पुट में वी वेब के नीचे आ जाए और एक ईएमए का फॉर्मेशन है वो फॉलिंग में रहे। तो अगर देखेंगे ये वाला जो कैंडल 10:30 का कैंडल, यहाँ कॉल में देखेंगे कि वो दे रहा है कि नहीं एक एंट्री, तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉल में एंट्री दे रहा है, तो यहाँ पे अपन एंट्री करके एक छोटा कैंडल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्कैल्पिंग यहाँ क्यों करेंगे कॉल में, क्योंकि वी वेब के नीचे है ईएमए की लाइन, अगर वी वेब के ऊपर होता है कॉल में तो हम टारगेट को थोड़ा बड़ा रख सकते थे। तो ये जो कैंडल का एंट्री है यहाँ पे एंट्री करके एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर के छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे सीपीआर आ रहा है, पुट में सीपीआर आ रहा है, इसी वजह से छोटा कैंडल मिला प्रॉफिट के लिए, बड़ा कैंडल नहीं मिला। अब पुट असेंडिंग सीपीआर पे है तो सीपीआर सपोर्ट लेगा, जब तक सीपीआर टूटता नहीं तब तक नीचे की तरफ में ट्रेड नहीं बना पाएंगे।
तो सीपीआर कब टूटा है, किस कैंडल में टूटा है? 10:51 का कैंडल सीपीआर को तोड़ रहा है नीचे की तरफ में। तो 10:51 का कैंडल हम देखेंगे, ये आ रहा है कॉल में, यहाँ ये वाला कैंडल। तो आप देखेंगे वी वेब और ईएमए का क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ में हो चुका है और वी वेब के ऊपर में कैंडल बन गई है। तो यहाँ पे एक एंट्री करके फिर से आप ऊपर की तरफ में ट्रेड बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पुट है ये अपना सीपीआर को ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ में। तो जब सीपीआर नीचे की तरफ में ब्रेक करेगा तो फिर से नीचे की तरफ में फॉल आ सकता है। तो हम यहाँ पे एंट्री करके अब ऊपर की तरफ में टारगेट ले सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर से एटीएमए के पास में आता है कैंडल, सपोर्ट लेता है, फिर से आप यहाँ पे एंट्री करके फिर से एक कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे करके स्कैल्पिंग मोड पे जाना है। अब इसका मोमेंटम ये आ गया, इस ये कैंडल आ गया 10:53 पे सीपीआर पे आ गया। अब टेंडेंसी क्या रहेगी, जब तक ये सीपीआर के ऊपर में नहीं जाता कॉल, तब तक के ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाना नहीं है। ओके, क्योंकि इसका एक टारगेट डन हो गया ये वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा नीचे की तरफ में आया नहीं, S1 प्रीवियस लो तक तो पूरा पुट आया नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे ट्रेड को। हमको एंट्री कहाँ पे लेना है, जब वी वेब के ऊपर में ईएमए के लाइन आ जाए तब फिर एंट्री लेना है। तो ये जो कैंडल था असेंडिंग सीपीआर में पुट चल रहा था, इसी वजह से जब सीपीआर के ऊपर में 12:15 पे कैंडल वी वेब को वापस ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ में, तब हमको देख लेना है कि ट्रेड कैसा मिल रहा है। 12:15 का कैंडल हमको कॉल में दिखा रहा है कि वो वीवेप और ईएमए के नीचे है, और यहाँ पे वीवेप के ऊपर में दिया है, लेकिन अभी भी ईएमए का लाइन नीचे की तरफ में है। तो हम वेट करेंगे कि फॉर्मेशन हमारे को पूरा अच्छे से मिल जाए। तो फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे वीवेप के नीचे ईएमए की लाइन है और प्राइस ऊपर की तरफ में ब्रेक हो गया है, तो हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, हम वापस एटीएमए के पास में आएगा तब फिर एंट्री लेंगे। और एटीएमए के पास में भी आता है तो ईएमए जो है ना, इसका राइजिंग होना चाहिए और इसका फॉलिंग होना चाहिए। तो कॉल में तो इसका ईएमए फॉलिंग ही चैनल बना रहा था, लेकिन यहाँ पे एंट्री जो है थी 8 ईएमए के आसपास एंट्री बनती थी ये वाली जगह। पहला तो ये वाला कैंडल था, यहाँ पे भी एंट्री लेकर के एक प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन ये वाला कैंडल पे एक एंट्री बन रही थी और आप देखेंगे जो कॉल है वो भी S2 लेवल को नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ पे एंट्री लेकर के आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल सकते थे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप पहले देख लेंगे कि वी वेब के ऊपर पूरा ईएमए की लाइन आ जाए। 34 ईएमए का जो लाइन होता है वो भी वी वेब के ऊपर में जाना चाहिए। तो कैंडल कौन सा दे रहा था, ये वाला कैंडल दे रहा था। इस कैंडल पे आप ले सकते हैं, चाहे तो इस कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। छोटा कैंडल पे ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर ये कैंडल आप देखेंगे पुट में 12:43 का ये डोजी टाइप का बनाया है, छोटे कैंडल पे एंट्री रहता है तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा हो जाएगा। और यहाँ कॉल में आपको देखना है कि जो 8 और 13 का कॉम्बिनेशन है वो फॉलिंग ही दिखा रहा था, यहाँ पे कोई क्रॉसओवर नहीं मिला है और यहाँ पे एक राइजिंग मिला है। यहाँ पे 8 और 13 क्रॉसओवर होकर के ऊपर की तरफ आ गया है। तो ये वाला जगह बहुत अच्छा कंडीशन रहता है बाइंग साइड में बनाने के लिए। तो 12:43 का कैंडल कॉल में भी एटीएमए के नीचे था और यहाँ पे एटीएमए के ऊपर था, तो यहाँ पे ट्रेड बनाना बनता था। ये वाला कैंडल आपको अच्छे से मिल जाता। और जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक हो गया, आप नेक्स्ट टारगेट R2 का ले सकते हैं। एक अच्छा टारगेट मिलने के बाद में ट्रेड को छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाएंगे ऊपर की तरफ में, जब ईएमए का लाइन आपस में एक दूसरे को फैला दे तब एंट्री नहीं बनाना है। जब एटीएमए के पास में आने की कोशिश करें और R1 या R2 से थोड़ी दूरी हो जाए, तब फिर आप ट्रेड बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे चौड़ा हो गया लाइन तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी चौड़ा हो गया है, चौड़ा हो गया, छोड़ दीजिए। हमको क्रॉस ओवर जब हुआ है, क्रॉस होने के बाद में जब ये वाला कैंडल बने 13:37 का कैंडल, तो ये पुट में R2 के ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे ट्रेड बनाना बनता है। तब जा करके आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। जो भी बड़ा कैंडल मिला आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे बड़ा कैंडल ये मिला, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर से एटीएमए के पास में आएगा, फिर से एंट्री करके फिर से आप R3 की तरफ में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरा ट्रेड स्टाइल ऐसे ही रहता है, मैं एकदम जब ईएमए का लाइन जैसे चौड़ा हो जाता है तो मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ, चाहे कितना भी अच्छा सिग्नल क्यों ना दे दे, क्योंकि वो किस किस जगह से पलट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। हमको ईएमए क्रॉस का वेट करना ही है और एक सूटेबल टारगेट लेने के बाद में अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है ना। यहाँ पे भी ईएमए का चैनल जो है फैल गया था, फैलने के बाद में वापस आने दीजिए। 34 ईएमए से अगर एक सपोर्ट मिलता है, आपको ना कॉल पे भी देख लेना है कि कॉल अगर 34 ईएमए को टच करके रिटर्न हो रहा है 13:32 का, तो वहां पे आप पुट में चाहे तो एंट्री कर सकते हैं
लेकिन यहाँ पे भी आपको 34 EMA का सपोर्ट चाहिए। तो दोनों अगर एकदम सेम टू सेम काम करता है तो बहुत अच्छा कंडीशन रहता है, नहीं तो आप क्रॉसओवर का वेट कर सकते हैं। ये वाला जो कैंडल दिख रहा है 13:61 का, यहाँ पे कॉल जो है 8 EMA और 20 EMA से रिजेक्ट करके नीचे की तरफ में आ रहा था। तो ये भी एक ट्रेड का पॉइंट होता है ऊपर की तरफ में। हमको 34 EMA से सपोर्ट करते हुए अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिलता है तो वहां पे एंट्री किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस छोटा है। एंट्री वहीं करना है जहां स्टॉप लॉस छोटा हो। उसके बाद फिर से ये जो क्रॉसओवर मिला है, ये क्रॉसओवर के बाद में आपको एंट्री लेंगे, लेकिन ये जो एंट्री है कहाँ पे लेंगे, R3 है, इसके बाद में एंट्री लेंगे। फिर एक बड़े कैंडल पे प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर ये 34 EMA से सपोर्ट लिया, 34 EMA से सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो इस कैंडल पे आप फिर से री एंट्री करके फिर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जब जब 8 EMA के पास में आ रहा है तब तक आप उसमें ट्रेड लेकर के प्रॉफिट ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपना ट्रेड को क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीपल ट्रेड को अवॉइड करना रहता है ऑप्शन ऑप्शन बायर्स को खासकर। तो ये था आज का एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।